इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई सी ए सत्यम गुप्ता वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है, इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पास तमाम तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहले तो बिजनेस सेटअप करने के, प्लस किस फॉर्म में आप बिजनेस करना चाहते हैं। छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं तो सपोज अगर आप अकेले कोई बिजनेस करते हैं, मींस आपके मन में कोई आइडिया आया, आपने छोटी सी दुकान ले ली या थोड़ा सा सेटअप बनाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसके बाद अगर आपके पास दो लोग हैं और दो लोग मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें क्या होता है, दो लोग होते तो इन्वॉल्व है, बट उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। सपोज अगर आपने कंपनी बनाई 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल से और आपके पास दो डायरेक्टर हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो 50-50 हजार रुपए की है, तो अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है तो मैक्सिमम जो आपकी लाइबिलिटी होगी वो 50 हजार रुपए की होगी, भले ही कंपनी के ऊपर करोड़ों का कर्ज क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों, इसी विषय में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है, अगर आपको उसको बनानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में, वैसे हम लोग बात करेंगे कंप्लायंस के ऊपर कि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है तो आपको कौन कौन से कंप्लायंस करने पड़ेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज ऑफ कंपनी, मींस कंपनी जो बनती है मैं आपको आज बताऊंगा तो प्राइवेट लिमिटेड, बट अगर आप ओवरव्यू देखें तो कंपनी के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो सारी कंपनीज हो गई जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, पब्लिक बाय कर सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया रिलायंस, विप्रो, टीसीएस, दे ऑल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इनके शेयर हम बाय कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप के पास जो सारे शेयर्स होते हैं वो रहते हैं, कोई भी बाहर से आके इसमें मार्केट में जाके इसके शेयर्स बाय नहीं कर सकता। उसके बाद सेक्शन 25 के तहत एक कंपनी बनती है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज अंडर पार्ट 9, उसके बाद प्रोड्यूसर कंपनी। ये कुछ अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं जो बनती है, बट हमारा जो आज का पूरा फोकस है वो रहेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर। तो चलिए वापस आते हैं अपने सेशन पे और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, टाइप ऑफ कंपनी जो मैंने आपको बताई, प्राइवेट लिमिटेड में भी आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको तो आप बिल्कुल ना ही समझिए, ना के बराबर, क्योंकि इस कंपनी का योगदान कुछ भी नहीं बचा है। जब से हम लोग लिमिटेड की बात करने लगे तो वहां पे हर जगह जो लायबिलिटी है वो आपकी लिमिटेड रहेगी, चाहे आप लिमिटेड बाय शेयर्स कर लें या लिमिटेड बाय गारंटी कर लें। अब शेयर्स और गारंटी, ये दो टर्म जो यहाँ पे यूज हुए हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि शेयर्स जो कंपनी के गारंटी होते हैं, यहाँ पे जो लिमिटेड रहेंगे, वहां पे शेयर्स जो होंगे, जितने के शेयर्स आपके पास हैं वहीं तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये होती है गारंटी वाली। गारंटी में क्या होता है, पर्टिकुलर आप कोई शेयर्स बाय नहीं करते हैं, बट किसी भी कंडीशन में अगर कुछ होता है तो आप एक गारंटी के तौर पे अमाउंट डिसाइड कर देते हैं और जो आपकी लायबिलिटी है वो उस गारंटी अमाउंट तक ही डिफाइंड रहेगी। यहाँ पे क्या होता है, जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो वो कैटेगरी वाइज आपसे पूछता है। आगे जैसे हम लोग चलेंगे तो हमने सेलेक्ट किया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहां पे हमको बताना पड़ेगा कि कितने शेयर हैं, मींस 50-50 हजार के हैं या 1-1 लाख रुपए के भी हो सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पे आपको गारंटी का अमाउंट बताना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट आपने बताया कंपनी खुलने के बाद, उतने रुपए का पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और बदले में आपको मिलेंगे शेयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ओनरशिप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब अगर आप पूरा ओवरव्यू देखें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
इससे पहले दोस्तों क्या होता था, देखिए अभी मैं जो आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ओवरव्यू के लिए आप वो प्रोसीजर पूरा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आए दिन ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें चेंजेस आते रहते हैं। अभी क्या है लेटेस्ट, अभी एकदम इमीडिएटली बात करें हम लोग तो 1 महीने पहले कुछ चेंज आया था। उसमें क्या हुआ था, जो एमसीए का पोर्टल है उसको हम लोग ने V2 से V3 पे शिफ्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो हैं तो कॉमन, बट पहले हो सकता था कि वो फॉर्म्स हम लोग पीडीएफ में फाइल करके उसके बाद डिजिटल लगा के अपलोड करते थे। अभी क्या हो रहा है, वो सारे फॉर्म्स आपको ऑनलाइन ही फिल करने हैं, उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे। तो इसी तरीके से पहले हम लोग के पास एक्ट चलता था 1956 का कंपनीज एक्ट। ये एक्ट बहुत दिन तक चला है, उसके बाद हमारे पास आया कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी जो हम लोग पूरा सेशन बात करेंगे वो इसी एक्ट के प्रोविजन पे बात करेंगे। It is the type of company where the shares of a company are held by its shareholders and the company is not listed in the stock exchange. इस पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले क्या है, हेल्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। अभी जो प्राइवेटली हेल्ड जो मैंने आपको बताया था वही वाली बात कि ये शेयर्स मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, तो जो लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं, मींस प्राइवेट ग्रुप एक आपका होता है, उसमें से अगर कोई बाय करना चाहता है तो एमसीए का एक प्रोसीजर है, उसको एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस वो कुछ शेयर अपने बाय कर लेता है। इसी तरीके से यहाँ के शेयर जो है वो कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो पब्लिक बाय नहीं कर सकती। तो अगर पब्लिक बाय नहीं कर सकती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Since the shares of a private limited company are not freely transferable and only limited to interest of its shareholders, the company can enjoy many privileges and exceptions granted by the law. अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जहाँ पे हमको प्रिविलेज भी है, प्लस कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे लिमिटेशन भी है। सबसे बड़ी लिमिटेशन हो गई नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखिए दोस्तों, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल वो इसलिए बोला गया क्योंकि सपोज एग्जांपल करिए आपके पास रिलायंस का एक शेयर है, आप आज चाहें बेचने के लिए तो अगर मार्केट खुली है तो वहां पे जाके आप सेल ऑर्डर लगाएंगे, कोई दूसरा बायर मिल जाएगा, आपका शेयर जो होगा वो हो सकता है 1 से 2 सेकंड के अंदर बिक जाए। बट क्या होता है, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एमसीए का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो सामने कोई दूसरा पर्सन ऐसा होगा जो उसको परचेज कर रहा है, उसको आप ढूंढेंगे, उसके बाद पूरी एक चेकलिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्म्स अपलोड होते हैं, कितने डिनोमिनेशन के शेयर्स हैं वो इनपुट जाता है, उसमें पूरे प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन आपको एमसीए पे देनी पड़ेगी और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ये नहीं बोला गया कि कंपनी शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, बट बोला गया है आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। मीन जितने ट्रांसपेरेंटली हम लोग पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स बेच सकते हैं, इसके शेयर बेचना उतना ईजी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप ये कह सकते हैं कि भारत में अगर 100 तरीके के बिजनेसेस आज बन रहे हैं, ये मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूं जो कि लार्ज स्केल पे चलना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर 100 बिजनेसेस बन रहे हैं तो लार्ज स्केल में आप ये कह सकते हैं कि 70 से 80% जो बिजनेस आज बन रहे हैं वो इस प्राइवेट लिमिटेड में ही बन रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ शेयर हमारा होता है 30 से 20% का, इसमें हमारे पास ऑप्शंस में जो जो आती हैं, जैसे एलएलपी हो गया, एलएलपी के बाद हम लोग बना सकते हैं ओपीसी हो गया, ओपीसी के साथ में हम लोग बना सकते हैं जो अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज होती हैं वो भी बना सकते हैं, इसमें प्रोड्यूसर कंपनी हो गया, सेक्शन 8 हो गया, वो सारी चीजें जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें ही आती है। इसीलिए बोला गया कि जो मोस्टली बिजनेसेस बन रहे हैं आज भारतवर्ष में वो बन रहे हैं हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दीज कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द सेक्शन Companies Act 2013 and a required minimum of 2 directors and 2 shareholder। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो बात बताई गई है, minimum of 2 directors and 2 shareholder with one of the directors being an Indian resident and Indian citizen। अगर इस बात को आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी बनाने के लिए भारतवर्ष में कंडीशन है क्या। सबसे पहली कंडीशन कि आपके पास 2 डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि आपके पास 2 शेयर होल्डर भी होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या हमारे पास 4 लोग होने चाहिए? नहीं, आपके जो 2 डायरेक्टर हैं वही शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, प्लस आपके शेयर होल्डर डायरेक्टर भी ऑलरेडी हो सकते हैं। तो मोटा मोटा यूं कहें कि आपके पास अगर 2 लोग हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। विद वन ऑफ द डायरेक्टर्स बीइंग एन इंडियन रेसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 2 में से एक डायरेक्टर जो है वो आपका इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और भारत का सिटीजन होना चाहिए। मींस क्या होता है कि अगर आपके एक डायरेक्टर भारत का सिटीजन है तभी आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड मानी जाएगी। क्यों? कंडीशन समझिए, ऐसी कंडीशन इसलिए रखी गई क्योंकि जो कंप्लायंस होते हैं वो सारे कंप्लायंसेस भारत में किए जाएंगे और किसी भी वजह से अगर कंप्लायंस नहीं कर पाए आप तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि लायबल होता है, तो उस लायबिलिटी को सीज करने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। आगे चलते हम लोग ओवरव्यू पे और बात करेंगे। तो 100% FDI is permitted in most of the sectors in India and there is no restriction on foreign shareholding of a private limited company. Hence most foreign subsidiaries are established in India as private limited company।
बहुत ही ईजी सी बात है। देखिए आपने पता होगा एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कंपनी बना के बाहर से पैसा लाना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि वो बाहर से पैसा नहीं ले सकता, इसलिए बहुत ईजी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बाहर से पैसा लाना। इसलिए बात यहाँ पे बोली गई है कि जो हमारी फॉरेन सब्सिडरीज होती हैं कंपनीज की, वो भारत में आके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती हैं, उसमें सारा पैसा लेके आ जाती हैं और अपना बिजनेस इजीली रन करती हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे व्हाई रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन इज नीडेड। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए जरूरी क्यों है। जरूरी देखिए हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज हमको मिलती हैं। नेक्स्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात बोली गई है, क्रेडिट फैसिलिटी और बिजनेस रेप्यूटेशन। दोस्तों इन चारों चीजों को मैं अगर आपको ओवरव्यू में बताऊं तो सबसे पहले गवर्नमेंट फैसिलिटी भी हम लोग आते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी देखिए क्या होती है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत आपको लोन दिया जाता है, या यूं कहें कि वित्तीय विषय में कुछ कुछ जानकारियां दी जाती हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस हो गया, और प्रॉफिटेबल करने के लिए जो गाइडलाइंस इशू करी जाती हैं जैसे एमएसएमई के द्वारा। आजकल ये चल रहा है कि अगर आपका कोई पेमेंट डिले होते हैं तो वहां पे जाके आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं, वहां से रिकवरी आपको मिल जाती है। इस तरीके की तमाम गवर्नमेंट फैसिलिटीज लेने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट होता है हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल अगर छोटा से छोटा बच्चा भी है और इंटरनेट का युग चल रहा है, तो आप कोई भी सामान बाय करते हैं तो वो क्या करता है, वो नेट पे जाके चेक कर लेता है कि जो कंपनी ये सामान बेच रही है वो कितनी पुरानी है, क्या वो कंपनी लीगल है, उसके रिव्यूज कैसे हैं। तो ये सारी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डोमेन में रहती है वो इंफॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल होती है किसी भी बिजनेस का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले वो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। तो ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, इससे आपको बिजनेस को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्रेडिट फैसिलिटी और बिजनेस रेप्यूटेशन का। दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को दी जा रही हैं। तो अगर आपने एक कंपनी फॉर्म करी तो आप उन सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया बिजनेस रेप्यूटेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन आपकी कंपनी का नाम कॉपी कर ही नहीं सकता। अगर आपने आज एक नाम ले लिया है, उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एमसीए की जिम्मेदारी है कि उस नाम से दूसरी कंपनी भारत में बनेगी ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात हो गई। आप एक मिनिमम सी फीस देते हैं, उतनी फीस देके अगर आपको इतनी बड़ी चीज दी जा रही है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद ही जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट करें। अगला पॉइंट मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं बेनिफिट्स के ऊपर। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बट मैंने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिस्ट किए हुए हैं जो आपको समझना जरूरी भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल बिजनेसेस में और प्राइवेट लिमिटेड में आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सबसे पहले होता है शील्ड फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी एंड प्रमोट्स अदर रिस्क एंड लॉसेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बनती है तो उसमें जो डायरेक्टर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं और आपने मात्र 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आए दिन बिजनेस में अगर कोई लॉसेज होते हैं और लॉसेज वो 2 4 5 लाख के हो गए, तो आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था तो मैं 1 ही लाख रुपए दूंगा। अगर किसी के ऊपर आपके ड्यूज है तो वो घर में आके आपसे 5 लाख रुपए लेके जाएगा। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 50,000 रुपए की लायबिलिटी है, कंपनी में भले ही 4 5 लाख का लॉस क्यों ना हो जाए, बट कोई भी क्रेडिटर आपसे 50,000 रुपए से ऊपर वसूल नहीं कर सकता। अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर, प्रोक्योर बैंक क्रेडिट एंड गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिलायबल इन्वेस्टर विद ईज। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको इजीली क्रेडिट भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट्स की तरफ। ऑफर्स लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट योर कंपनीज एसेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज के एसेट के अगेंस्ट भी लायबिलिटी जो प्रोटेक्शन होती है वो आपको ऑफर की जाती है। ग्रेटर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, इंक्रीज द पोटेंशियल टू गेन बिग एंड एक्सपैंड। जैसे मैंने आपको बताया बिग और एक्सपैंड। अब बिग और एक्सपैंड करने के तरीके पे अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर आपने एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाया तो उसमें आपके पास ना वर्किंग हैंड्स लिमिटेड हो गए, क्योंकि आप हो सकते हैं आप एम्प्लॉय हायर करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो भी कंपनीज जो होती हैं वो इंटर स्टेट डील करती हैं, ये चाहती हैं कि पूरे भारत में अपनी ब्रांचेस बनाए। वो सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में जाके ब्रांच बनाएगा, वहां पे अलग अलग मैनेजर्स रखेंगे और उनसे काम कराएंगे। बट अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते। आगे चलते हैं हम लोग अब बात करेंगे चेकलिस्ट की, कि अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है भारत के अंदर तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, या यूं कहें कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए। As defined by the Companies Act 2013, one must guarantee that the checklist requirements are met without fail.
क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि ये डिफर नहीं करती। मींस आप चाहे जितने बड़े भी आदमी क्यों ना हो, अगर चेकलिस्ट में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी कंपनी नहीं बनेगी। और प्लस अगर आपसे कोई बहुत छोटा आदमी है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होता है, ऑनलाइन होता है, इसलिए कोई इसमें सोर्स वाली बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको देने ही देने हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 डायरेक्टर तो कंपलसरी है अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। अ मिनिमम ऑफ वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मस्ट बी रेजिडेंट। ये भी वही कंडीशन है कि 2 डायरेक्टर कंपलसरी तो हैं, बट उसमें से एक का भारत का रेजिडेंट होना भी अनिवार्य है। आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे यूनिक नेम के ऊपर। दोस्तों देखिए, यूनिक नेम वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेम अलॉटेड टू योर कंपनी कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अदर कंपनी। मींस जो आपका नाम है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप कंपनी बनाते समय कोई ऐसा नाम ना वहां पे डाल दे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। ऐसे केस में सबसे पहला क्या होगा कि आपको एक रीसबमिशन का ऑप्शन मिलता है। वो आपको बताएगा कि अगर आपने सपोज रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड नाम डाल दिया, तो सबको पता है कि रिलायंस कंपनी तो ऑलरेडी है, तो कंपनी में एमसीए की तरफ से आपको एक बार छूट दी जाती है। वो आपको रीसबमिशन के लिए भेजेगा कि भैया ये कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, इस जगह पर रजिस्टर्ड है, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई आप ऐसा नाम देते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उस केसेस में जो आपकी फीस होती है, वो टोटल फीस जो नाम की जमा हुई थी ये फोरफीट कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि नेम अप्लाई करते समय कंपनी का आप यूनिक नेम दें। अपने माइंड की क्रिएशन से अगर आप कोई ऐसा नाम निकालेंगे जो कि यूनिक है तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आज के वजह से इतनी सारी कंपनीज बन चुकी हैं कि जो भी नाम आप सोचेंगे अगर वो किसी गॉड से रिलेटेड है, किसी सिटी से रिलेटेड है, या किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड है जो एग्जिस्ट करती है, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी बनी हुई है। that the suggested name should not match with an existing company or trademark in India। अभी कंपनी की बात तो मैंने आपको बताई, बट ट्रेडमार्क के अगेंस्ट में भी वो नाम आपको नहीं मिलना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या किसी ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले रखा है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने ब्रांड को एज अ कंपनी रजिस्टर करने से पहले उसका ट्रेडमार्क ले लेते हैं। क्यों वो इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपने कंपनी रजिस्टर कर ली और वो नाम पब्लिक डोमेन में आ गया, उसका ट्रेडमार्क किसी थर्ड पार्टी ने ले लिया, तो आपको उससे एनओसी लेने के बाद ही वो यूज करना पड़ेगा। फिर वो हो सकता है कि 10,000 का ट्रेडमार्क आपको 1 लाख में बेचे। उसके बाद मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड मस्ट कंपनी शुड हैव ऑथराइज कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 1 लाख। अभी देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंसेस हैं। एक हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप कैपिटल, सेकंड होता है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल। दोस्तों ऑथराइज और पेड अप में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है आपकी, वो आप बताते हैं कि कंपनी आपकी किस स्केल तक ग्रो कर सकती है, प्लस उस पैसे को ना, उस पैसे में से आप पैसा निकालेंगे। आप ये समझिए, अगर आपने बोल दिया कि 1 लाख की मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि मेरी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50,000 रुपए की है। मीन जो आपकी ऑथराइज है वो टॉप लिमिट हो गई, पेड अप उसके नीचे आती है, कभी भी पेड अप उससे ऊपर नहीं हो सकती। अगर आपको पेड अप को 1.5 लाख करना है तो आपको अपनी ऑथराइज को 2 लाख करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि जब पेड अप शेयर कैपिटल है वो हमेशा ऑथराइज से नीचे ही रहेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑथराइज आपको 1 लाख करनी है, पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चेकलिस्ट की तरफ, जो बात हमारी करती है रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड। अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डज नॉट हैव टू बी अ कमर्शियल स्पेस। देखिए ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि आपको एक कमर्शियल स्पेस पे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने को दी जाएगी। आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन अपने घर के पते से भी कर सकते हैं। इवन अ रेंटेड होम कैन बी द रजिस्टर्ड ऑफिस सो लॉन्ग एज एन एनओसी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास घर नहीं भी है और आप किराए पे रहते हैं, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से एनओसी लेके उस किराए के मकान पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया बेनिफिट्स स्टार्टअप ऑफरिंग देम एन एडवांटेज ओवर दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। द रजिस्ट्रेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स कंप्लायंसेस। दोस्तों ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि अगर आपने ऑनलाइन देखा हुआ है, आपने 2-4 बार कोशिश करी है तो वो आप कर लें।
बट कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, वहां पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी उसको ऑथराइज ही करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी कंपनी बनाएंगे, सारे पेपर कलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे और कंपनी आपकी बन गई। आपको उन पेपर्स को लेके जाना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या एक कंपनी सेक्रेटरी के पास। वो सारे पेपर्स आपके वेरीफाई करेगा, उस पर अपना एक डिजिटल सिग्नेचर होता है वो लगाएगा, उसके बाद ही आपकी कंपनी बनेगी। आगे चलते हम लोग स्टेप में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको करना पड़ेगा रन नेम अप्रूवल। देखिए दोस्तों, अगर हम आपको बता दूं इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। रन नेम अप्रूवल में क्या होता है कि कंपनी अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑप्शंस मिलते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो आपको रन फॉर्म अप्रूवल का एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम रिजर्व करते हैं कि पहले आपका नाम रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसी नाम से रिलेट में आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। The first step to register your private limited company is company's name. To reserve the company name, a request for approval must have been first made to MCA. One of the 2 names with business aims must be presented in the normal form. On 2 or more names may be submitted if a name permission is declined. वही चीज जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि अगर आपकी परमिशन पहली बार में आपको नहीं मिलती है तो एमसीए की तरफ से आपको एक बार मौका और दिया जाता है। उस केस में ना आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं, बट उसके बाद भी अगर आपका नेम अप्रूव नहीं हुआ तो जो आपको इस समय 1000 रुपए की फीस पड़ती है वो फीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस है कि आपके पास पूरा कॉन्फिडेंट है कि नेम आपको मिल ही जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1000 रुपए बचाने के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं नेम अप्रूवल के साथ साथ स्पाइस फॉर्म की तरफ भी। यहाँ पे क्या होगा, नेम अप्रूवल के साथ साथ कंपनी बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। All name approval requested are typically approved by the MCA in less than 5 business days. अभी देखिए बात बोली गई है कि 5 दिन के वर्किंग डेज में आपका नाम अप्रूवल आपको मिल जाता है। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरा प्रोसेस शिफ्ट हो रहा था, मतलब क्या हो रहा था, पोर्टल शिफ्ट हो रहा था, इन्फॉर्मेशन शिफ्ट हो रही थी, तो ऐसे केसेस में लोगों को महीना भर भी लगा है उनका नेम अप्रूवल आने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारा बात करता है डायरेक्टर्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। दोस्तों देखिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊं तो कंपनी में नहीं, आजकल देखा होगा आपने बहुत सारी जगहों पे एक डिजिटल टोकन टाइप का आता है, उससे आप सिग्नेचर कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे। जैसे क्या होता था पहले, अगर आप मैनुअल पेपर्स लेके जाते थे आरओसी के पास और उस सारे पेपर्स को साइन कर करके डिपॉजिट करते थे। अभी क्या हो गया, अगर आपको प्रोसीजर ये ऑनलाइन कर दिया गया है तो उस केस में एक तरीका ये होता है कि आप ऑनलाइन पेपर्स पे साइन करके स्कैन करके अपलोड करें। बट वहां पे भी डाउट ये रहता है कि बहुत जगह सिग्नेचर जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट करके अपलोड किए जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा सिस्टम जो करा गया था वो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं तो डिजिटल सिग्नेचर में आपको एक टोकन टाइप का मिलता है, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, उसमें जो आपकी सिग्नेचर होती है उसकी एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की बनाई जाती है, उसको हम लोग डाल देते हैं। वो जो पर्सन है उसकी उसमें इंफॉर्मेशन रहती है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो सिग्नेचर आपको अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो सिग्नेचर अगर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे लग गया तो ये माना जाएगा कि वो पेपर आप ही ने साइन किया है, भले ही वो सिग्नेचर आपने किसी को दे दिया हो। तो जैसे ही आपका बैंक की चेकबुक और ये अलग अलग पेपर्स होते हैं, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही सिक्योरली आपको रखना चाहिए। A digital signature certificate by an Indian certification authority must be used for signing all documents filing with MCA. इस सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका ये डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। तो जो भी डायरेक्टर की पोजीशन पे आना चाहता है, सबसे पहले तो उसको अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल जो होते हैं वो वेरीफाई करके साइन करते हैं, चाहे वो उसमें एक सीएस ही क्यों ना हो, सीए क्यों ना हो, तो वो लोग भी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने के लिए अपना डिजिटल सिग्नेचर ही यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 के ऊपर, जो कि बात करता है सबमिटिंग द कंपनीज इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। Once the digital signatures have been gathered, the incorporation application in SPICE form and the pertinent attachment must be submitted to the MCA. अभी क्या होता है, देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से पेपर्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। The company's memorandum or article of association are filed with the applicant for incorporation. अभी जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है और आर्टिकल होता है उसको भी हम लोग फाइल करने के साथ साथ अप्लाई करते हैं। ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हम लोग अपलोड करते हैं कहाँ पे, स्पाइस फॉर्म एक होता है हमारा। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया जाएगा कि वो फॉर्म्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे।
स्टेप 3 पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड द पैन ऑफ द कंपनीज आर इशूड इफ एमसीए डीम द इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन टू बी कंप्लीट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर्स ना सबसे पहले आपने क्या किया, आपने रन फॉर्म के माध्यम से अपना नेम रिजर्व कर लिया, उसके बाद आपने जो डायरेक्टर्स थे उनका डिजिटल सिग्नेचर बनवाया, फिर जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको आगे बताऊंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपने अपलोड कर दिए। अगर वो सारी एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट मानी जाती है तो आपको जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक पैन नंबर, टैन नंबर, ये सारी चीजें आपको साथ ही में मिलती हैं। The MCA typically accepts all incorporation petitions in less than 5 working days। फिर से देखिए दोस्तों, ये बताया गया है कि 5 दिन के अंदर आपकी जो MCA एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर देगा। बट अभी क्या होता है, हम 7 वर्किंग डेज लेके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई रिसबमिशन की क्वेरी आ जाए तो उसको सॉल्व करने में 2-4 दिन और लगते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे कंप्लायंसेस के ऊपर कि अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है तो उसमें कंप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं। वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया इट मस्ट पीरियडिकली मेंटेन अ नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइन्स एंड लीगल एक्शंस। दोस्तों, कंपनी बनाने का सबसे बड़ा कंप्लायंस ये है कि उसके जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो आपको करने ही करने हैं। हो सकता है अगर आपने एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाया और आप जीएसटी लिए हुए हैं और टैक्स ऑडिट आपका होता है, तो आपको ही पता होगा कि टैक्स ऑडिट और आईटीआर साल में सिर्फ एक बार होगा। जीएसटी अगर आपने क्वार्टरली ले लिया तो आपको 4 रिटर्न भरने हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, और उस केस में अगर जीएसटी आपने नहीं भरा तो पेनल्टीज बहुत छोटी छोटी है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने सारे कंप्लायंसेस होते हैं, या यूं कहें कि हर थोड़े दिन पे कंप्लायंस होता ही है, और उसको ना करने पे जो पेनल्टी होती है वो 10 टाइम्स तक भी जाती है। मींस 300 रुपए का एक फॉर्म अगर आपने उसको नहीं भरा तो हो सकता है आपको उसको ना भरने के लिए 3000 रुपए की पेनल्टी लगा दी जाए। इसी तरीके से सबसे पहले होता है हमारा ऑडिटर अपॉइंटमेंट। Within 30 days of the incorporation, every Indian company must first appoint and practicing certified and registered chartered accountant। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी बनाने के बाद आप घर में बैठ के अपनी फाइलिंग खुद नहीं कर सकते। यही रूल है कि कंपनी बनने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको एक सीए अपॉइंट करना होता है कि ये हमारी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल फाइलिंग्स है, वो ये सब देखेंगे, साल भर हमारा ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट देंगे और हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो ये सारे काम करने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्टर्स डिन केवाईसी। अब डिन केवाईसी देखिए, जैसे नॉर्मल आप बैंक में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी केवाईसी कराते हैं, उसी तरीके से एवरी डायरेक्टर डिन केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी डायरेक्टर्स हु होल्ड अ डिन व्हिच इज गिवन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन एंड वेरीफाई द फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस विद एमसीए। अब क्या होता है, देखिए अगर आपने एक डायरेक्टर बन गए और आपने कंपनी बना ली तो एमसीए के पास ना आपका सिर्फ मोबाइल नंबर है, आपका मेल आईडी है, जिससे वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसीलिए बोला गया है डिन केवाईसी आपको हर साल करनी है। हर साल अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनको ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना है और बताना है कि ये वर्किंग स्टेट में है और एक्चुअल कंडीशन में काम कर रहे हैं, जिससे एमटी की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी क्वेरी आती है तो वो आपको डायरेक्ट मिल सके। इसलिए आपको जो डायरेक्टर केवाईसी है ये करानी होती है। और इसकी डेट क्या होती है, इसकी डेट होती है 30/9, मीन्स 30 सितंबर हर साल की जो होती है वो हमारी इसकी डेट होती है। इस डेट तक आपको ये केवाईसी कंप्लीट करा लेनी है। आगे चलते दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी मस्ट डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द एमओए विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 180 दिन के अंदर जो आपने सब्सक्रिप्शन में अमाउंट डाला था वो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना ही करना है। क्रिएट अ बैंक करंट अकाउंट, आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। Therefore, in order to receive business incorporation certificate, the shareholders of a company that is to be established with a pair capital of rupees 1 lakh must deposit rupees 1 lakh into company's bank account, file the copy of bank statement with MCA। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ जो बोला गया है वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिला, उसके बाद आपको बिजनेस कमेंस करना ही है। तो अगर आपने बोला कि आप अपनी जो कंपनी है वो 1 लाख की कैपिटल से बनाना चाहते हैं, तो कंपनी बनने के बाद आपको 180 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर वो 1 लाख रुपए आपको जमा करना है। और जमा करने के बाद अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करेंगे, तब आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एनुअल फाइलिंग्स के ऊपर कि आपने कंपनी बना ली, डायरेक्टर की केवाईसी कर ली, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अब आपको एनुअल कंप्लायंसेस कौन कौन से करने हैं। Every financial year, the MCA must get a copy of his financial statement from each company that is registered in India। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जितनी भी एनुअल कॉपीज होती हैं ये सारी एमसीए पे अपलोड होती हैं।
कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चाहे वो आपके घर के बगल में ही क्यों ना बनी हो, अगर आप एमसीए में जाते हैं, वहां पर रिक्वायर्ड फीस जो होती है 100 रुपए की, उसको जमा करते हैं, तो आप उनके भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। मींस उनकी बैलेंस शीट, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका ऑडिटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में रहती है। वो सारे कागज आप वहां से निकलवा सकते हैं। A corporation that incorporates between January and March may elect to include its first MCA annual return in annual filing for the fiscal year. Forms MGT7, AOC4 are components of MCA annual return. The directors and a working professional must digitally sign. वही सेम बात हो गई कि जो फॉर्म आपने बनाए हैं उसमें MGT7 होता है, AOC4 होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपका डायरेक्टर है वो डिजिटल साइन करेंगे, प्लस जो ऑडिटर जिसको आपने अपॉइंट किया है वो भी इसको सर्टिफाई करेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड हैं और इसमें एक्चुअल जो बिजनेस की पोजीशन है वही डिपिक्ट करी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर। ईच फाइनेंशियल ईयर ऑल businesses are required to submit income tax return using form ITR 6। ये ITR का फॉर्म होता है हमारे पास कंपनीज के लिए। regardless of the incorporation date, income tax filing must be completed for each financial year। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर जनवरी से लेके मार्च तक कोई कंपनी बनती है तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है वैलिडिटी में कि वो चाहें तो पहले ईयर की फाइलिंग जो है वो 15 महीने की कर सकते हैं। बट ऐसा इनकम टैक्स में नहीं होता। अगर आपने एक भी दिन के लिए कंपनी बनाई है तो आपको पिछले साल का इनकम टैक्स तो फाइल करना ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी यूज्ड टू डिजिटली साइन रिटर्न, और जो डिजिटल सिग्नेचर आपने बनाया था वही डिजिटल सिग्नेचर यूज भी होगा कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां हम लोग बात करेंगे अब रिक्वायरमेंट की कि कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनके द्वारा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में हेल्प मिलती है। Before a firm is incorporated, it must meet a specific set of conditions. The following conditions are to be satisfied। अगली स्लाइड में मैं आपको जो कंडीशंस बताऊंगा वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्टर और मेंबर को लेके, अभी जैसे मैंने आपको बताई थी मिनिमम डायरेक्टर की बात, तो आपको पता होगा कि मिनिमम डायरेक्टर तो 2 होता ही होता है, बट मैक्सिमम जो होते हैं वो 200 मेंबर्स तक जा सकते हैं इन इक्वल टू बी लीगली रजिस्टर्ड। मींस आप 200 मेंबर तक भी लेके जा सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की हो गई, उसके ऊपर आप चाहें तो 200 तक लेके जा सकते हैं इसको रजिस्टर करने के लिए। द कंपनीज एक्ट 2030 रिक्वायर्ड दिस एज अ लीगल नेसेसिटी। ये जो प्रोविजन है वो आपकी लीगल नेसेसिटी है। अगर आपके पास 2 डायरेक्टर नहीं है तो अभी इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं OPC। ये होती है हमारी 1 पर्सन कंपनी। तो अगर आप अकेले कंपनी बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड की जगह 1 पर्सन जो कंपनी बनती है इसका सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 डायरेक्टर नहीं है तो आप ये कंपनी फॉर्म कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे डायरेक्टर की कंडीशंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया था डिन से रिलेटेड कि डिन इज इशूड बाय MCA शुड बी कैरीड आउट बाय ईच डायरेक्टर। जो MCA आपको डिन देता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो डिन होता है ये MCA हर एक डायरेक्टर को देता ही है। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको ये डिन नंबर लेना पड़ता है। जैसे एक पर्सन की रिकॉग्निशन आधार नंबर से होती है, पैन नंबर से होती है, वैसे ही अगर आपको एक डायरेक्टर बनना है तो आपको ये डिन नंबर लेना पड़ता है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट। ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। बट ये कब माना जाएगा कि आप इंडियन रेजिडेंट हैं, वो उस केस में जब आपने एटलीस्ट 180 डोज जो है 182 डेज स्पेंड किए हों इन द प्रीवियस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर। अगर आप भारत में 182 दिन से ऊपर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप एक इंडियन डायरेक्टर हैं। ये देखिए बात हम लोग करेंगे अब बिजनेस नेम की। जैसे मैंने आपको नेम से रिलेटेड बताया था, तो नेम में क्या होता है, आपको 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना है। वो क्या है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल एक्टिविटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों देखिए एक कंडीशन और भी है कि आपको नाम के साथ ना कुछ ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना होता है जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी को डिफाइन करे। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर काम करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ABC एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप मार्केटिंग की फर्म है तो आप अपना नाम लिखेंगे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से आप कोई भी नाम लेंगे बट उसका प्रीफिक्स और जो सफिक्स होता है वहां पे आपको बिजनेस एक्टिविटी डिनोट करना कंपलसरी है, और लास्ट में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना भी कंपलसरी है। सपोज अगर आपका नाम रुद्राक्ष है तो आप लिखेंगे रुद्राक्ष मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड लिखना आपको कंपलसरी है अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आगे चलते दोस्तों हम लोग बात करेंगे एड्रेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एड्रेस जो है वो आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस को भी कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द परमानेंट एड्रेस ऑफ द बिजनेस must be submitted to the company following the completion of registration process. The primary location for conducting business and the location where all documentation is kept in the company's registered office.
दोस्तों ये जो ऑफिस मैंने आपको बताया था कि वो होना चाहिए, वो रेंटेड ही हो सकता है, बट रूल ये है कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। अगर कभी कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है, स्क्रूटनी के लिए आता है, तो बिना आपको नोटिस किए वो सारे डॉक्यूमेंट उसी जगह पे होने चाहिए। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं जगह चेंज करना, तो एमसीए को नोटिफाई करके आप ये जगह अपनी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हम लोग बात करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर्ड है, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो गया जो कि वेरीफाई करता है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करे हैं वो सही हैं। Additionally, credential from those specialists are required in the business that hire professionals. नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताए थे वो या तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट देता है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देते हैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ, तभी जो आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है। अब हम लोग बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डायरेक्टर का डिन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस लगाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन विदाउट प्रॉपर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। दोस्तों जो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ है, तो आपको इसमें आइडेंटिटी के लिए अलग प्रूफ देना होता है और एड्रेस के लिए अलग। ऐसा नहीं है कि आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया तो वही आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया और वही आपका एड्रेस प्रूफ। आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो कि एमसीए में लीगली अप्रूव्ड है आपकी कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए होता है स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पासपोर्ट। अभी क्या है, पैन कार्ड तो कंपलसरी है ही, तो अगर आपको कंपनी बनानी है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए अपना पैन कार्ड अप्लाई करिए। उसके बाद पासपोर्ट चाहिए होता है अगर कोई फॉरेन नेशनल का है या कोई एनआरआई है। उसके बाद स्कैन कॉपी चाहिए होती है वोटर आईडी, पासपोर्ट और डीएल। अभी क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और मीन्स वोटर आईडी और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। बट इसके साथ साथ आप बीच में लिखेंगे एंड, मीन्स इन तीनों में से तो कोई आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, बट इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। उसमें क्या हो गया, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन और मोबाइल बिल और इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल। मीन्स यहाँ पे भी और है, मीन्स ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके साथ 1+1 करूंगे तो ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। बट ये दोनों कंडीशंस अलग हैं। ये जो ऊपर का डॉक्यूमेंट हो गया ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है और नीचे का जो डॉक्यूमेंट है ये हो जाएगा आपका एड्रेस प्रूफ। उसके बाद है स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर्स। ये सभी आपको अपलोड करने होते हैं एज अ प्रूफ कि आपके सिग्नेचर जो है वो किस टाइप के हैं। उसके बाद है स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल, ये मैंने आपको बता दिया था। स्कैन कॉपी ऑफ नोटराइज रेंटेड एग्रीमेंट इन इंग्लिश, आपको एक एग्रीमेंट बनवाना है जिसको आपको नोटरी कराना है, वो एग्रीमेंट आप अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर, जो प्रॉपर्टी ओनर है वो आपको एक एनओसी देगा। स्कैन कॉपी ऑफ सेल डीड, प्रॉपर्टी डीड इन इंग्लिश, अगर आप प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस केस में जो उसकी सेल डीड है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। योर रजिस्टर्ड ऑफिस नीड नॉट बी अ कमर्शियल स्पेस, इट कैन बी योर रेजिडेंस टू। ये कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई भी कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कमर्शियल स्पेस पे ही बनेगी, आप एक अपने घर के पते पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे फॉर्म स्पाइस प्लस INT 32 की। देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब हम लोग एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ चुके हैं कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स हैं जिनको हम लोग बनाते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारा स्पाइस प्लस का फॉर्म आया था 23 फरवरी 2020 में। इससे पहले हम लोग कंपनी जो बनाते थे वो मैनुअल फॉर्म पे थी। अभी क्या हुआ 2020 में ना स्पाइस फॉर्म का आ गया, और अगर करंट बैर में हम लोग बात करेंगे तो ये स्पाइस का भी एडवांस वर्जन आ चुका है जो कि पिछले महीने से, या यूं कहें हम लोग कि 31 मार्च से पहले हमारे पास आ चुका था। तो इस साल से जो कंपनीज बनेंगी वो एक नया पोर्टल आया है V3 का पोर्टल। इस V3 के पोर्टल पे ये कंपनीज हमारी अब बनेंगी। तो क्या होता था, इनकॉर्पोरेशन इज सबमिटेड अंडर पार्ट बी ऑफ द स्पाइस प्लस फॉर्म, ऑल्सो वेब बेस्ड फॉर्म। तो जो ये स्पाइस प्लस फॉर्म था ये हमारा एक वेब बेस्ड फॉर्म था। हम लोग ऑनलाइन जाके सारी चीज एंटर करते थे, उसका PDF बना के डाउनलोड करते हैं, प्लस उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं अप्रूवल के लिए, प्लस उस फॉर्म को दोबारा से अपलोड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती थी हमको स्पाइस प्लस INC 32 फॉर्म के तहत। आगे चलते हैं। देखिए स्पाइस में क्या क्या होता था। सबसे पहले जो डिन की एप्लीकेशन होती है आपकी वो फॉलो हो जाती है।
उसके बाद कंपनी का रिजर्वेशन भी इसी में हो जाता है नाम का, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी भी करी जाती है। इसी के साथ साथ आपको पैन टैन की जो एप्लीकेशन है वो भी इस फॉर्म के तहत भरी जाएगी। ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें जो है आपकी सिंगल फॉर्म में कंप्लीट करके मिलती है। इसीलिए बोला गया था कि ये वन स्टेप सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पे सारे लाइसेंसेस एक बार में मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन अभी सिर्फ महाराष्ट्र में मिलता है आपको। एप्लीकेशन और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट मींस बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन भी यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में जीएसटीएन, जब से जीएसटी आया था ये इसका इंटीग्रेशन इसके साथ में हो गया था। तो अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी ही चीजें आपको एक साथ करने को मिलती हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पाइस के साथ साथ आपको कौन कौन से और फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द डिटेल्स फिल्ड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ स्पाइस फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द लिंक्ड फॉर्म। वो कौन कौन से होते हैं, उसमें एक हमारा होता है एजाइल प्रो का फॉर्म, फिर ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं EAOA। उसके बाद होता है हमारा EMOA, ये हमारा मेमोरेंडम होता है। उसके बाद URC1 का होता है, INC9 का फॉर्म होता है। और इसमें से जो भी फॉर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो सारे ही फॉर्म्स ना आपके पास ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आ जाएंगे। और फिल होने के साथ साथ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि इससे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उनको अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल कर देते हैं तो यूजर हैज ऑल्सो टू डाउनलोड दी स्पाइस डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, उसमें क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद आपको PDF में डाउनलोड करना है। एफिक्स द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू डिजिटली साइन द फॉर्म। सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन फॉर्म मतलब डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई करेंगे। अगर आपको सही लगता है तो आप अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड करने के बाद क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म INC32। जो प्रोफेशनल का डिजिटल सिग्नेचर है मींस जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आपकी, उसका भी डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद क्या होगा, द प्रोफेशनल कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और एन एडवोकेट। इसमें से कोई भी प्रोफेशनल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करके अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा देगा। उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा था, देखिए मैंने आपको प्रायर परमिशन बताई है कि इससे पहले मई 15 में क्या होता था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैनुअली जाते थे। इसमें DIR3 का फॉर्म था, एक INC7 का फॉर्म था, INC22 था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना मैनुअली बनाए जाते थे, इनको हाथ से भरा जाता था, साइन करके स्कैन्ड अपलोड होते थे। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलता था। बट उसके बाद से जब ये 2020 में स्पाइस का डिजिटल वर्जन आया था तो वहां पे ये सारी चीजें हमारी डिजिटलाइज कर दी गई थी। अभी क्या हुआ है, देखिए जनवरी 2018 के बाद से नेम अप्रूवल के लिए रन का एक फॉर्म नोटिफाई हुआ था, जो मैंने आपको बताया था। उससे पहले क्या होता था, INC1 का फॉर्म जाता था जब हम लोग मैनुअली करते थे। बट जब भी सारी चीज इलेक्ट्रॉनिकली करी गई तो वहां पे ये रन का फॉर्म आ गया। और हमारा इसके साथ साथ INC7 का जो फॉर्म था इसको भी ओमिट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको हमने जब ऑनलाइन चेंज किया, ओनली वे आउट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज इज स्पाइस प्लस फॉर्म। तो इसके साथ साथ जितने भी पुराने तरीके थे उन सभी को अबॉलिश कर दिया गया। अभी भी कोई भी एप्लीकेशन पेपर फॉर्म में आप नहीं दे सकते। अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको स्पाइस फॉर्म में ही करना पड़ेगा। नो RUC फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अप टू ₹10 लाख ऑफ ऑथराइज कैपिटल। और 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल रखने तक आपको ROC में कोई भी फीस नहीं देनी है। पैन 10 एप्लीकेशन स्टैम्प ड्यूटी जो देनी है आपको वही देना है। कंपनी बनाने की सरकार आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं EMOA और AOA के ऊपर। ये EMOA और AOA जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जिसमें हम लोग मेमोरेंडम बोलते हैं। उसमें हमारे कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। उसमें क्या होता है, कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे हम लोग मीटिंग ऑपरेट करेंगे, कैसे डायरेक्टर चेंज करेंगे, ये सारी चीजों की रेगुलेशंस लिखी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेमोरेंडम है वो हमारे बिजनेस की गाइडलाइन देता है, और जो आर्टिकल है वो हम बिजनेस कैसे चलाएंगे उसकी गाइडलाइन देता है। तो ये दोनों ही फॉर्म्स जो हमारे हैं, जिसमें हमारा EMOA हो गया और AOA हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ही हमारी जो कंपनी होती है वो रजिस्टर की जाती है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे पैन और टैन एप्लीकेशन की। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैन की और टैन की एप्लीकेशन भी आपको कंपनी के साथ ही मिलती है। मींस अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपको पैन टैन साथ ही में मिलेगा।
Through a single Spice Plus form, you can also apply for company's PAN and TAN. The company will auto generate these forms and submit Spice form. The certificate of incorporation of private limited company is issued with PAN and TAN allotment. तो जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है उसी के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर पैन और टैन नंबर है वो दोनों साथ में लिखे जाते हैं। इसी के साथ जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया अभी तक वो पैन इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन थी। अब इसको अगर आप जमा करना चाहते हैं तो उसको करना क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलता है एक इनकॉर्पोरेशन का, वहां पे पैन टैन की जो एप्लीकेशन है वो आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का फॉर्म आपको मिले तो इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जो CIN नंबर है वो आपको कंपनी का मिल जाएगा, पैन नंबर मिल जाएगा, एक छोटी सी फीस देके आप इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी है तो आप कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, प्लस अगर आपने कंपनी बना ली है तो साल भर में आपको कौन कौन से कंप्लायंस करने चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो मैं आपसे मिलूंगा जूम सेशन में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो चलिए जुड़ते हैं हमारे साथ जूम सेशन में और सॉल्व करते हैं आपके डाउट। थैंक यू। बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की।
हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की, जो है आज का हमारा आखिरी बिजनेस आइडिया। जाएगा। धन्यवाद।